नमस्कार आप सभी को। आज जो अपना टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर्स। आज अपन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, इन सबको आज अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके नेपाल से कुछ स्टूडेंट्स ने ये मांग की है, उसी बेस पे मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद में मैं जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा उसको हायर स्टडीज़ के व्यू पॉइंट से अपन डेप्थ में भी जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरी के हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अपन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के जो भाषा है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है जो किसी काम के लिए बनाया जाता है। अब जो कंप्यूटर की जो भाषा है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें प्रोग्राम लिखना बहुत ही कठिन है। कंप्यूटर के विकास के शुरुआती दौर के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेजेज आई जिनके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे ही प्रोग्राम लिख सकते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के लिए मैं अलग से वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा। आज का टॉपिक केवल सॉफ्टवेयर को लेके है, तो अपन केवल इसी की बात करेंगे। इसमें आपका जो सबसे पहले आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के, कम्युनिकेट करने के और दूसरे एप्लीकेशंस को काम में लेने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, एक मैकेनिज्म उपलब्ध कराता है, इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सभी चीजें इंक्लूड हैं। जैसे जनरल पर्पज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका वर्ड है, एक्सेल है, नोटपैड है, वीडियो प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर है, ये सभी जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप एक्सेल के अंदर स्टैटिक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। वर्ड के अंदर आप लेटर, रिपोर्ट्स आदि बना सकते हैं। तो ये दूसरा काम नहीं कर सकते, ये जिस काम के लिए बने हुए हैं केवल उसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, तो ये
पावर पॉइंट या स्लाइड शो या स्लाइड एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को काम में लेके बनाई जाती है। तो जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम केवल प्रेजेंटेशन ही बना सकते हैं। इसी तरीके से डेस्कटॉप पब्लिकेशन DTP के लिए जो कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सॉफ्टवेयर आते हैं, वो हमारे डिजाइनिंग के काम के, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनमें केवल वही काम हो सकता है। इसलिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक काम से बाउंडेड होते हैं और वो वही कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सॉफ्टवेयर, ये पूरा जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं, मिडलवेयर भी हैं। मिडलवेयर का मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, आप उनको एप्लीकेशन कम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हो। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, तो वो अपने आप में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही काम करते हैं, इसलिए ये मिडलवेयर कहलाते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती हैं उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स ये होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करते हैं, जो कर्नल की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोर यूनिट होती है, जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, वो सभी सॉफ्टवेयर्स डिवाइस सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स कहलाते हैं। इसके बाद में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट यानी यूआई, यूजर इंटरफेस भी इसमें इंक्लूड होता है, और ऑपरेट होने के लिए इसको जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वे सभी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके बाद में आपका इन सब से बाहर होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, फ्लैश, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, जो कुछ भी है टेंजिबल चीज, वो सारी जो है हार्डवेयर में आती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये सभी हार्डवेयर में आती हैं। और जो इंटेंजिबल पार्ट है वो सारा सॉफ्टवेयर में आता है कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव से। अब अपने पास में सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में जो सबसे पहले हमारे पास में क्लासिफिकेशन आया है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, और तीसरा है कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो अपना सेपरेट यूज भी रखते हैं, इसलिए यदि आपने शुरू में गौर किया हो तो मैंने यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग भी बताया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है, और वो
कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सारे आते हैं जो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। जो कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम है इसमें आपके बूट लोडर आता है जो कंप्यूटर को बूट करने के काम में आता है। इसके अलावा कुछ फर्मवेयर भी आते हैं जैसे बायोस है, तो ये सारी चीजें आती है। तो अब अपन सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सारी चीजें अपन अब डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम जो मेमोरी में लोड होता है और जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको अपनी टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। आपका जो विंडोज है, लाइनेक्स है या इसी तरीके के जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिकली फंडामेंटल वर्क है वो है कि यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ये यूजर है। यूजर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को काम में लेता है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वीडियो प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ये सारी चीजों को काम में लेता है इन एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस जो हैं वो काम करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं कर्नल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस उपलब्ध कराता है और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब आप इस स्लाइड में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जो आपकी रैम और रोम और सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं उनके मैनेजमेंट का काम करता है। उसके अलावा ये डिवाइस मैनेजमेंट जो आपका प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड जो कनेक्टेड हैं, रिसोर्सेज, सीडी ड्राइव, एवरीथिंग, जो भी डिवाइस आप स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें जो भी कनेक्टेड है उनको मैनेज करता है और यूज़र के लिए एक्सेसिबल बनाता है। तीसरा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है? जब कोई टास्क या एप्लीकेशन रन टाइम में होती है तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लेटर प्रिपेयर करने के लिए वर्ड को ओपन किया, तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और आपने ओपन किया, इसका मतलब उसको रन किया। तो रन करने के बाद में जो वर्ड की जो कॉपी बनी रैम के अंदर, हम उसको प्रोसेस कहेंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चौथा, ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। सिक्योरिटी का यहाँ मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी काम किया वो आपको एक्सेसिबल हो
उसके जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो आपको उपलब्ध हो। उसके अलावा एक्सटर्नल कारणों से यदि आपके डेटा को कोई नुकसान पहुंच रहा हो तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में मैकेनिज्म हो, उसको बचा पाए। इसमें आपके इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी आती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये कुछ फाइल सिस्टम्स काम में लेता है अपने स्टोरेज के लिए। उसके अलावा जो प्रोसेस जैसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही हों, तो उनको कंप्लीट करना, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई क्रैश नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ताकि आपका जो है काम स्मूथली हो सके, ये सारी जो है सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर जो आपका कंप्यूटर जो है वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से किसी नेटवर्क से या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद में आता है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के अंदर जब कोई भी डिवाइस या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल अगर किसी एरर के कारण, किसी बग के कारण प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ रही है सॉफ्टवेयर इश्यू के कारण, तो उसको ट्रबल शूट करने का और डिटेक्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है। ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर। जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आप सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, उसके और यूजर यानी आप, इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस उपलब्ध कराता है ताकि यूजर उस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। फिर आता है जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग से मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोसेस या सरल शब्दों में कहें कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो बहुत सारे काम करता है। उदाहरण के लिए आपने वर्ड चलाया, जो अपन उदाहरण लेते हुए आ रहे हैं उसी के ऊपर चलते हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड चलाया किसी लेटर को प्रिपेयर करने के लिए, तो अब सबसे पहला जो एक्सेस डिवाइस एक्सेस होगा वो आगा आपका डिस्प्ले। फिर जब आप उसमें कोई फाइल बनाएंगे, टाइप करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो दूसरा जो एक्सेस होगा वो होगा आपका मेमोरी। जब आप उसको सेव करेंगे तो तीसरा एक्सेस होगा हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है। तो ये अलग अलग जॉब्स हुई, उन जॉब्स को वो शेड्यूल करता है, मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं जॉब अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है, एक फॉर्मेट उपलब्ध कराता है, मैनेज करता है अपने में। उसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम। ठीक है। अब ये फाइल सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, जैसे फेट, FAT, फेट फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल, या NTFS या NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है। दोनों एक ही चीजें हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स या यूनिक्स या नॉन विंडो सिस्टम्स के अंदर NFS यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम काम में आता है।
और जो माइक्रोसॉफ्ट बेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है उसके अंदर यही NTFS होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करता है। आगे बात समझ, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, एक तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टाइम शेयरिंग सिस्टम है, एक मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे ज़्यादा जो यूजर्स को नोन होगा वो होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी। ठीक है, लेकिन अपन एक के बाद एक इन सभी को जानते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि इनसे बाहर कोई भी टाइप बचे नहीं। ठीक है, अब जो सबसे पहले अपने पास में आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये देखो हमने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बैच जॉब की लिस्ट दे दी, जॉब 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा बैच बना के। ठीक है, और जैसे ही काम पूरा हुआ तो बंद कर देगा। ये वैसे ही होता है जैसे आप बाजार जा रहे हो और बाजार से सामान लेने के लिए आप गए, तो आपने सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करी कि हमको बाजार से क्या क्या खरीदारी करनी है, और उसके बाद में आप उनको पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को जिन जिन जगहों पे मिलेगी वहां से आप उनको परचेज करते हो और आ जाते हो। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल है। ये इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है कंप्यूटर और यूजर के बीच में। आप सिंपली इसको जॉब देते हो, एक जॉब की लिस्ट देते हो और वो उन कार्यों को ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट करके और कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैंक्स के अंदर अधिक काम में आते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स के लिए, पेरोल सिस्टम के लिए, इन सभी के लिए ये काम में आते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता उनके लिए। और दूसरा जो है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता क्योंकि ये ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट होती रहती हैं। दूसरा जो आइडियल टाइम है वो बहुत ही कम होता है। आइडियल टाइम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सीपीयू है वो तभी रुकेगा जब आपका जो जॉब शेड्यूल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके साथ में डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसको डिबग करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको जो आपकी एग्जीक्यूशन है उसके बीच में यदि कोई एरर या बग आ जाता है तो हम उसको ढूंढने में हमको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और दूसरा ये काफी कॉस्टली सिस्टम होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अपग्रेड वर्जन है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अलग अलग जॉब्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं और वो 1 बाय 1 जो है एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन ये होता है
कि जब कोई जॉब सीपीयू की जगह किसी अन्य आईओ ऑपरेशंस के लिए रिक्वेस्ट होती है, तो सीपीयू जो है उस जॉब को छोड़ के नेक्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। बहुत मामूली सा अंतर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अंदर। जैसे इसने ए जो है वो जॉब एग्जीक्यूट की, सेकेंडरी स्टोरेज से हमने ये लिस्ट बनाई, ये लिस्ट जॉब्स जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाएंगी। अब आपने प्रोसेस ए जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद में मान लीजिए कि ये आईयू, इसको कोई इनपुट आउटपुट करना था, तो ए जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए डाइवर्ट हो जाएगी डीएमए की तरफ। डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एक मैकेनिज्म होता है जो सीपीयू के वर्कलोड को कम करने के लिए प्लांट किया गया है। और अब सीपीयू क्या करेगा, बी को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो ए और बी इस समय दोनों एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ये डीएमए के थ्रू हो रही है और ये डायरेक्ट सीपीयू के थ्रू हो रही है। और जो सी डी ई और एफ हैं ये वेटिंग में रहेंगी, जैसे ही इनका काम खत्म होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीपल टास्क के ऊपर या प्रोग्राम्स के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसके अगर आप एग्जांपल जानना चाहो तो विंडोज और लाइनेक्स, मैक ओएस या कोई भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी सिमिलर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनेक्स के अंदर भी कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डार्बियन है, उबंटू है और मिंट है। ऐसे विंडोज के अंदर भी विंडोज खुद है, उसके अलावा विंडोज सर्वर है। तो ये सारे जो हैं ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है अपने पास में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो एडवांटेज है या ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये अभी जो GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनमें ये फीचर होता ही होता है। इंटरफेस के आधार पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CUI, और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि यूजर जो है वो कमांड्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, कोई भी काम को कमांड्स के थ्रू करता है। जैसे कि आपके विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट जो आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो मेरे को कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड मेरे को एग्जीक्यूट करनी होगी। आप स्टार्ट बटन में जाके और रन के अंदर, या विंडोज की है आपके कीबोर्ड के ऊपर तो उसको दबाने के साथ साथ में R दबाएंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर आप CMD टाइप करके एंटर मारेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो ये पहले सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको डॉस के नाम से जाना जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट में। इसके इतिहास में ये सबसे पहले PC डॉस था IBM का, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको MS डॉस नाम से उतारा मार्केट के अंदर। जब विंडोज मार्केट में नहीं आई थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, उस समय डॉस के माध्यम से अपन काम करते थे। तो ये जो ब्लिंक होती हुई जो आपको स्क्रीन
के ऊपर ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है जहाँ पे अपनी टाइपिंग होती है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। और इस प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है हम जो भी काम करना है उसके पर्टिकुलर कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को लिखकर हम काम करते हैं। और ये जो आपको C:/ दिख रहा है ये ड्राइव है, यानी कि वर्तमान में आप जो भी काम करेंगे वो इस ड्राइव के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको अपन आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, इनकी कमांड्स को भी समझेंगे। अभी मैंने आप केवल ये बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं। अगर ये तो विंडोज की बात है, अगर अपन लाइनेक्स या यूनिक्स की तरफ जाएं तो वहां इनको सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है अपने पास में टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देता है। उतने टाइम तक वो जो प्रोसेस है वो सीपीयू के साथ एग्जीक्यूट होती है, और वो टाइम स्लॉट पूरा होने के बाद में वो वापस अपने क्यू में लग जाती है जब तक कि उसका काम खत्म नहीं हो जाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, आपने 3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रखी हैं। एक तो वर्ड कर रखा है, एक आपने अपना ईमेल का सॉफ्टवेयर चला रखा है, और तीसरा आपने एक वेब ब्राउज़र चला रखा है। ठीक है, तो मोटे-मोटे तौर पर आप इनको 3 प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इनको एक टाइम स्लॉट दे देगा। जैसे वर्ड जो है वो 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, ईमेल जो है वो 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, और वेब ब्राउज़र जो है वो 1 सेकंड लेगा सीपीयू का। ठीक है, अब मान लीजिए इस वर्ड को एग्जीक्यूट होने के लिए 30 सेकंड चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, और इसको जो है वो 20 सेकंड चाहिए एग्जाम्पल के लिए, और इसको जो है 50 सेकंड चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भेज देगा, सीपीयू टाइम दे देगा इसको, तो सीपीयू इसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा 2 सेकंड के लिए। जैसे ही 2 सेकंड पूरे हुए तो वर्ड जो है वो लास्ट में आके वेट करेगा अपना नंबर आने के लिए, और ईमेल वाला सॉफ्टवेयर है वो सीपीयू के पास में चले जाएगा। 2 सेकंड के लिए ये भी काम करेगा। अगर इसका काम पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये वर्ड के बाद में लास्ट में जो है क्यू के अंदर लग जाएगा, और उसके बाद में वेब ब्राउजर वाला सॉफ्टवेयर सीपीयू का टाइम लेगा। इस तरीके से ये टाइम शेयरिंग का काम करते हैं, क्योंकि सीपीयू तो एक ही है और प्रोसेस अपन को साइमल्टेनियसली जो है एक साथ एग्जीक्यूट करनी है। तो ये माइनर डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं और वर्ड के अंदर लेटर टाइप कर रहे हैं, साथ साथ आपने जो है वो गाने भी प्ले कर रखे हैं। तो अब आपने क्या किया, एक तो हार्डवेयर एक्सेस कर रहे हो आप कीबोर्ड के थ्रू, तो एक प्रोसेस ये हो गई, एक आपने वर्ड चला रखा है, और एक आप डिस्प्ले ले रहे हो, और एक आप जो है गाने सुन रहे हो। तो ये 4 प्रोसेसेस हो गई। तो ये जो तरीका है इसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देता है, और उस टाइम स्लॉट को वो जैसे ही उसका नंबर आता है क्यू के अंदर तो वो एग्जीक्यूट करता है अपने आप को, और जो टाइम स्लॉट उसका पूरा हो जाता है तो वो वापस क्यू में लास्ट में आके जुड़ जाता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कामों को एक साथ कर सकता है। अब इसमें और अपग्रेडेशन होती है तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ भी ये वर्क करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी काम कर सकता है। कुल मिला के जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो सीपीयू के प्रॉपर यूटिलाइजेशन का है ना। तो एक तो सीपीयू जो है वो लेस टाइम तक ही आइडियल रहता है, क्योंकि
वो उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको चालू कर देता है। एक इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रेस्पॉन्स जो है वो क्विकली करते हैं। आप अगर स्विच करते हो, टाइप करते करते अगर आपको गाना चेंज करना हो, अपना सॉन्ग चेंज करना हो, तो आप तुरंत स्विच करके और जो मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन आपने चला रखी है उस पर जाते हो और आप नेक्स्ट वाला बटन दबा देते हो तो दूसरा गाना चलने लग जाता है। तो साथ साथ आपने दो क्विक चेंजेस किए, एक तो आपने प्रोसेस चेंज कर ली और दूसरा आपने सॉन्ग चेंज कर लिया। तो ये क्विक रेस्पॉन्स होता है, इसमें आपको अंतर जल्दी से आप जर्नल यूजर जो है वो पता नहीं कर पाता है ना। लेकिन ये रिलायबल नहीं होते, ये इनकी एक डीमेरिट है और ये एक डेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी इनमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे आगे। इसके बाद में आता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं जो शेयर करते हैं अदर रिसोर्सेज को, जैसे मेमोरी हुई, स्टोरेज हुआ और आईओ यूनिट्स हुई, इन सबको एक्सेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं आपके प्रोसेसेस को। तो ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑपरेशन प्रोसेसर्स होते हैं जो कई ऑपरेशन पैरेलली कर सकते हैं, है ना। तो ये मल्टी प्रोसेसर या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये जो है ज्यादा प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और रिलायबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये इनके मेरिट्स एडवांटेजेस हैं। अब आता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम थे ये टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते थे, इसी तरह के तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर जो किसी मीडियम से या नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए रहते हैं उनके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल साइट्स पे आप उस पे काम कर सकते हो, ठीक है, रियल टाइम में। तो इससे क्या होता है कि एक से ज्यादा यूजर जो हैं वो कनेक्ट होते हैं और अपने अलग अलग टास्क को सेपरेटली कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके की चीजें होती है। ये भी हो सकता है कि इन पांचों कंप्यूटर्स में से सभी समान क्षमता के हों, मतलब सबके पास में स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के पास इसके अंदर जो है प्रोसेसिंग यूनिट हो और कुछ के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज दोनों हो, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये मेनली रिप्लिका मेथड के ऊपर काम करते हैं। ये जो इनका जो डेटा है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन इनको कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्लाइंट सर्वर कनेक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब एक कोई सिस्टम जो है मास्टर कंप्यूटर हो सकता है और अदर सिस्टम जो है वो क्लाइंट सिस्टम हो सकते हैं, है ना। दूसरा पीयर टू पीयर। अब जो मैंने क्लाइंट सर्वर का जो आपको कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो सर्वर होता है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसके पास प्रोसेसर होता है, स्टोरेज होती है और सर्विसेज होती है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो सर्वर उसको वो डिलीवर करता है, अगर वो क्लाइंट ऑथराइज है तो उस सर्वर के लिए, उस सर्विस के लिए। दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि सभी सिस्टम समान होंगे और वो किसी
कम्युनिकेशन मीडिया के कनेक्टिंग मीडिया से आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आपके आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही होता है, लगभग वही चीज होती है, लेकिन ये नेटवर्क के ऊपर काम करता है और ये टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और नेटवर्क, इन तीनों को मैनेज करने का काम करता है। उसके लिए वो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस और डेटा मैनेजमेंट और अदर नेटवर्किंग रिलेटेड जो फंक्शंस है वो उपलब्ध कराता है। इसलिए हम इसको जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मेनली इसका जो यूज होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जो नेटवर्क को कंट्रोल करने या मैनेज करने के फंक्शंस को उपलब्ध कराता है यूजर को। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो यूनिक्स, लाइनेक्स, नोवल, नेटवेयर और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, जो सर्वर बेस्ड सिस्टम है, सेंट ओएस वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एक तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। दूसरा जो है ये इजीली अपग्रेडेबल होता है ना, और इसके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसको नेटवर्क के ऊपर काम करना होता है, तो इसको सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी उपलब्ध कराना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये इसी के साथ साथ डीमेरिट इसकी ये है कि एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, महंगा आता है, और एक दूसरी चीज ये है कि जो ऑपरेशंस हैं वो किसी एक यूनिट के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। अगर मान लीजिए आपका सर्वर जो मास्टर कंप्यूटर है वो अगर डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो काम है वो ठप हो जाएगा। ये देखो, ये सारे मैंने थोड़ा एग्जांपल बना के बताया है। एक सर्वर लगा हुआ है और उससे ये सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है नेटवर्क का, वो उसने कुछ इसमें परमिशन सेटिंग कर रखी है कि कौन इनमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो सर्वर से एक्सेस कर सकता है। अब अपन आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो किसी भी ऑपरेशन को एक किसी पर्टिकुलर टाइम ट्रिगर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, और ये बहुत ही फास्ट और क्विक रेस्पॉन्स करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब यहाँ मैंने आपको इसको समझने के लिए जो है मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये हमने क्या किया है कि एक जो है अपना घड़ी के लिए सिस्टम है, जो क्लॉक होती है अपने टाइम बताने वाली। तो अब उसका क्या है कि रियल टाइम के अंदर उसको स्क्रीन को अपडेट करके आपको सही टाइम बताने की ज़रूरत होती है ना। अगर वो सही टाइम पे स्क्रीन को अपडेट करके और करेक्ट टाइम नहीं बताएगी तो वो आप जो है सही समय पे कोई काम नहीं कर पाएंगे, तय समय के ऊपर कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि यदि आपने वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन कर रखा है और आपका डिवाइस जैसे ही किसी वाईफाई या ब्लूटूथ की रेंज में जाता है तो आपके नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ये शो होने लग जाता है कि कोई नेटवर्क आपके रेंज के अंदर उपलब्ध है और आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में वो ये भी बताता है कि ये सिक्योर है या ओपन है। अगर पब्लिक है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं,
और अगर सिक्योर है तो आपको पासवर्ड के थ्रू या की के थ्रू आपको कनेक्ट होना होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे एरोप्लेन्स के अंदर जो है अपन को ऑटो पायलट सिस्टम भी मिलता है, वो भी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जिससे जो बड़े बड़े टैंक्स के अंदर जो है पानी फिल होना या खाली होना, इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं वो, ये सभी रियल टाइम सिस्टम्स हैं। अभी वर्तमान में जो टेस्ला चर्चा में आई है, टेस्ला की कार्स, उनमें भी एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो ऑटो ड्राइव करता रहता है अपने बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो अगर फेल हो गए तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एयरक्राफ्ट के अंदर ऑटो पायलट सिस्टम के साथ में कोई दिक्कत हो जाती है तो किसी जान और माल की हानि हमें देखने को पड़ सकती है। तो इस तरीके के सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं, और इनके अंदर एक नैनो सेकंड के बराबर भी गलती होने की या डिले होने की, लेट होने की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, दूसरे होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो भी क्विकली रेस्पॉन्स करते हैं, समय पे रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन यदि ऐसे सिस्टम फेल हो जाए तो किसी प्रकार के जान और माल के नुकसान होने का खतरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए लाइव स्टॉक जो प्राइजेज के लिए जो सिस्टम बना है, वो टाइम टू टाइम प्राइजेज को अपडेट इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता रहता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, वो भी रियल टाइम सिस्टम है। आपने यहाँ से आपके मोबाइल से किसी को पेमेंट किया और वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होके किसी के अकाउंट में ऐड हुआ, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा। लेकिन अगर इसमें कोई डिले भी हो जाती है तो कोई जान और माल का नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो है वो है फर्म रियल टाइम सिस्टम। ऐसे सिस्टम भी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के जैसे ही होते हैं, और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डिले हो जाता है एग्जीक्यूशन में या ट्रिगरिंग में, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है ना, अब मल्टीमीडिया के अंदर आपने किसी जो है वीडियो रिकॉर्ड किया आपने, तो वो रियल टाइम में जो जो कैमरे के सामने हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड करेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए बीच में कोई उसमें दिक्कत होती है तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई मेजर इश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनकी खूबी ये है कि ये एरर फ्री होते हैं, है ना, एडवांटेज है इसकी कि ये एरर फ्री होते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। तो ये अलोकेशन, मेमोरी अलोकेशन भी इनकी जो है एक अच्छी एडवांटेज है। दूसरा, ये जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके डिवाइस का, है ना। और तीसरा ये है, ये टोटली फोकस्ड होते हैं आपके करंट रनिंग टास्क के ऊपर। ठीक है, तो ये क्विक रेस्पॉन्स भी करते हैं आपको, तो फास्ट होते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में बचता है लास्ट बट नॉट लीस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मोबाइल डिवाइसेज हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में आते हैं उनको हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें आपका एंड्रॉयड है, एप्पल का आईओएस और मैक ओएस है, ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी ओएस है, वेब ओएस है,
साइबियन ओएस है, बाडा है और विंडोज फोन ओएस है। तो मैंने आपको एक फंडामेंटली इनको समझाने का प्रयास किया, ये क्या और कैसे होते हैं। अब अपन इनके इसकी के ऊपर इस सीरीज में आपको हर टॉपिक के ऊपर जो है मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल उपलब्ध कराऊंगा। इसमें अपन एंड्रॉयड सेपरेटली देखेंगे, आईओएस और मैक ओएस को सेपरेटली देखेंगे। मैक ओएस डेस्कटॉप के लिए है और आईओएस जो है आपके स्मार्टफोन्स के लिए है। ब्लैकबेरी देखेंगे, विंडोज़ फ़ोन के देखेंगे। रियल टाइम सिस्टम को भी अपन सेपरेटली इसके डीप तक स्टडी करेंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए और जिनको फंडामेंटल क्लियर करने हो उनके लिए ये ट्यूटोरियल मैंने प्रिपेयर किया था। नेपाल से 2-3 स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो डालो। तो अब अपन जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को अपन डिटेल से लेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।